ऋषि ने वेदों को कंठस्थ किया और अपने शिष्यों को उसका श्रवण कराया। शिष्यों ने सुनकर वेदों को कंठस्थ किया और उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाकर कंठस्थ कराया। इस प्रकार छोटी परंपरा से वेद अक्षर बने रहे। वेदों में किसी भी प्रकार की मिलावट न हो सके, इसके लिए वैदिक ऋषियों ने विस्तृत पाठों का निर्माण किया। वेदों में मंत्र दृष्टा ऋषियों का उल्लेख है, जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया। इस परंपरा में सप्त ऋषियों का विशेष महत्व बतलाया गया है। सप्त ऋषियों का नेतृत्व उपनिषद एवं पुराण में मिलता है। ये सात ऋषि हैं: वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, अत्रि, गौतम, अगस्त्य। वेदों में अनेक ऋषिताओं का भी उल्लेख है। इन ऋषियों की परंपरा का अनुपालन करने वाले ऋषियों ने भी इन्हीं नामों को धारण किया। आज विश्व में जिन आविष्कारों का श्रेय पाश्चात्य जगत द्वारा लिया गया है, उसे हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा तथ्य सहित हजारों वर्ष पूर्व प्रमाण सहित वेदों में उल्लिखित किया गया है। जैसे अगस्त्य संहिता में विद्युत उत्पादन के सूत्र मिलते हैं। एक मिट्टी का पात्र ले, उसमें ताम्र पट्टिका, कॉपर की डाली तथा शुद्ध ग्रीवा कॉपर सल्फेट डालें। फिर बीच में गीली कांच पान से लगाएं। ऊपर पारा, मर्क्यूरी तथा 10 लौंग डालें। फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मुद्रा वरण शक्ति इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। अतः अगस्त्य को कुंभोधर बैटरी होम भी कहते हैं। तो कुंभ उपरोक्त प्रकार से बनी तथा श्रृंखला में जोड़े गए 100 सेलों की शक्ति का पानी पर प्रयोग करेंगे तो पानी अपने रूप को बदलकर प्राणवायु, ऑक्सीजन तथा उड़ान वायु हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा। स्वर्ण अथवा रजत के लेप को संस्कृति कहा जाता है। लोहे के पात्र में सशक्त जब तेजाब का धूम उसका सानिध्य पाते हैं। व्यवस्था सोने या चांदी का नाइट्रो ताम्र को स्वर्ण या रजत में ढक लेता है। स्वर्ण से लिप्त उस ताम्र को कुंभ अथवा स्वर्ण कहा जाता है। आधुनिक नौका चलन और विद्युत वहन, संदेश वहन आदि के लिए जो अनेक बारीक तारों की बनी मोटी केबल या डोर बनती है,
ऐसी प्राचीन काल में भी बनती थी जिसे रज्जु कहते थे। नौ तारों का सूत्र बनता है, नौ सूत्रों का एक गुण, नौ गुणों का एक पाठ, नौ पाठों से एक रत्न और नौ आठ सात या 6 रज्जु रत्न मिलाकर एक रज्जु बनती है। आकाश में उड़ने वाले गर्म गुब्बारे, इसके अलावा अगस्त्य मुनि ने गुब्बारों को आकाश में उड़ाने और विमान को संचालित करने की तकनीक का भी उल्लेख किया है। उड़ान वाली हाइड्रोजन को वायु प्रतिबंधक वस्तु में रोका जाए तो यह विमान विद्या में काम आता है, यानी वस्तु में हाइड्रोजन पक्का बांध दिया जाए तो उसमें आकाश में उड़ा जा सकता है। विमान वायु पर उसी तरह चलता है जैसे जल में नाव चलती है। तत्पश्चात उन काव्य पंक्तियों में गुब्बारों और आकाश हस्त के लिए रेशमी वस्त्र सुयोग्य कहा गया, क्योंकि वह बड़ा लचीला होता है। वायु पूर्ण वस्त्र प्राचीन काल में ऐसा वस्त्र बनता था जिसमें वायु भरी जा सकती थी। इस वस्त्र को बनाने की निम्न विधि अगस्त्य संहिता है। पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने का वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के मंत्रों में मिलता है। यह पृथ्वी घूमती है, अपनी माता अंतरिक्ष के सामने रहते हुए सूर्य रूपी पिता की परिक्रमा करती है। पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, पृथ्वी की प्रदक्षिणा करती है। ऋग्वेद में जल की उत्पत्ति यानी H2O का उल्लेख है। धन की प्राप्ति के लिए मैं पवित्र ऊर्जा, एनर्जी, वाले मित्र, ऑक्सीजन और दोषों को नष्ट करने वाले दोनों हाइड्रोजन को ग्रहण करता हूँ। यजुर्वेद में सूर्य में उच्च जल तत्व यानी सूर्य का संकेत किया गया है। उच्च शक्ति से युक्त हाइड्रोजन जो कि हीलियम के रूप में है, सूर्य में है। सूर्य के चारों ओर गैसों के समूह का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में भी सूर्य की गति और प्रकाशक होने का वर्णन है। हे सूर्य, तू ऐसे वेद से जो कि मनुष्य के ज्ञान से बाहर है, सबको दिखाई देता हुआ
सदा चलता रहता है। विश्व के प्रथम वैज्ञानिक अथर्वा ऋषि को अनेक आविष्कार का उल्लेख वेद में प्राप्त होता है। एक वृक्ष आदि से अग्नि ऊर्जा। अथर्वा ऋषि ने मंथन, घर्षण, फ्रिक्शन से ऊर्जा उत्पन्न की। अरण्य नामक वृक्ष की लकड़ी में अग्नि। दो पत्थरों की रगड़ से भी अग्नि उत्पन्न होती है। दूसरा, जल मंथन से अग्नि, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रो। अथर्वा ऋषि ने सामस के जल से मंथन, फ्रिक्शन के द्वारा जलीय विद्युत हाइड्रो का आविष्कार किया। तीसरा, भूगर्भीय अग्नि, पुरुष अग्नि, ऑयल एंड प्रकाशित होने अर्थात वर्ड कलर प्राप्त होने का वर्णन है। ऋग्वेद में सौर ऊर्जा का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। इसके आविष्कार वशिष्ठ एवं भारद्वाज बतलाए गए। ऋग्वेद में सूर्य की घातक किरणें अल्ट्रावायलेट रेज का वर्णन है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में ओजोन परत यानी ओजोन लेयर का वर्णन है। जिस प्रकार गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए पूर्व जाल के झिल्ली परत मेम्ब्रेन होती है, उसी प्रकार पृथ्वी रूपी शिशु की रक्षा के लिए परमात्मा ने एक महद उर्व ओजोन परत की रचना की है। ये स्थविर स्थूल रूप वाला है। इसका स्वरूप स्वर्ण के समान दिव्य आभामय है। ऋग्वेद में पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना बतलाया गया है। पृथ्वी की 7 परतों यानी स्ट्रैटा का उल्लेख ऋग्वेद में है। वेदों में पर्यावरण के संघटक तत्वों का निरूपण अनेक स्थानों पर किया गया है। जल, वायु और औषधि वनस्पति ये तीनों भूमि को घेरे हुए हैं और मानव मात्र को प्रसन्नता देते हैं। अतः इन्हें छंद कहा गया है। इनके नाम और रूप अनेक हैं। अतः इन्हें पूर्व रूपम कहा गया है। लोक को ये तत्व जीवन रक्षा के लिए दिए गए हैं। यजुर्वेद में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वेद का ज्ञान सभी के लिए है। मैंने कल्याणकारिणी वेदों की वाणी ब्राह्मण
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बल्कि अति शूद्र आदि सभी लोगों के लिए देता हूँ। इसलिए अपने बीच किसी को भी असमान न समझो, किंतु सभी विद्वानों के प्रिय बनने और सभी लोगों को दान देने का यत्न करो और सदा सभी की समृद्धि की कामना करो। तो दोस्तों शो ख़त्म हो चुका है। अब सब लोग निकल रहे हैं यहाँ से। ये देखिए, और सामने देखिए बिल्डिंग कैसी लग रही है। आप ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, जो मेरे जगह बची है उसको देख लेते हैं। अभी 3 ही जोन किए थे मैंने, तो थोड़ा सा देख लेते हैं बाकी। तो दोस्तों लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये क्या है? ये कोई से ऋषि हैं, लेकिन इनका नाम यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, अगर आपको समझ में आता तो बताइए। शुद्ध पता नहीं मुझे। युद्ध लिखा हो। महर्षि जमदग्नि, क्या नाम है? तो चलिए दोस्तों, हम निकलते हैं यहाँ से बाहर, क्योंकि हम एग्जिट के पास आ चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से बिल्डिंग कैसी लग रही है मस्त। अभी दिखाता हूँ एक वीडियो बना के आपको यहाँ से बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक पार्क खुला रहता है। और एंट्री तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन अगर आपको लेज़र लाइट शो देखना है तो उसका 20 रुपये चार्ज है। वो आपको कैश में देना पड़ेगा, ऑनलाइन ये नहीं लेते हैं। और अगर आप मेट्रो वगैरह से आ रहे हैं तो सबसे नियर मेट्रो स्टेशन होगा एक्वा लाइन का सेक्टर 101 नोएडा। तो यही है दोस्तों, बिल्कुल 101 नोएडा के पास में ही है, थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ से मैं कर लेता हूँ एग्ज़िट, क्योंकि मुझे भी 2 मेट्रो बदलनी पड़ेंगी। तो चलते हैं यहाँ से। तो मुझे ओला वगैरह, ओला नहीं, रैपिडो में जाना पड़ेगा मेट्रो स्टेशन तक। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं घर पे। तो दोस्तों, आपको मेरा वेदवन पार्क नोएडा का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं अपने यहीं पेंड करता हूँ। उम्मीद आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। राधे राधे।